दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ नायक सर में। अभी तक हमने जो बायोलॉजी में जो चीज़ बताया है, सेल्स का निर्माण कैसे हो रहा था, सेल्स में कौन कौन से सेल्स ऑर्गेनल्स थे, हर चीज़ के बारे में आपको हमने बताया है। ठीक, अब हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है आपका सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कैसे होता है, क्यों होता है, किस कारण से होता है, वो सब चीज़ को हम इस सीरीज में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है कि सेल डिवीजन क्या होता है। सेल डिवीजन का अर्थ तो समझिएगा। सेल डिवीजन का अर्थ होता है कि कोई सभी कोशिका अपने ही कोशिका को दो भागों में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं या कोशिका विभाजन बोलते हैं। जैसे आप मार्केट से ले आएंगे एक ठो सेव, क्या ले आएंगे, सेव, और उस सेव को काटना अगर रहेगा तो उसको बीच से काटेंगे ना, दो भागों में, कि ऐसे साइड से एकदम करके काट देंगे, इधर के साइड से काट देंगे, चारों तरफ को साइड से काट देंगे, ऐसे नहीं काटेंगे, बीच से काटेंगे। अर्थात वैसे ही जैसे सेब को है ना, सेब लाए और सेब को दो बराबर भागों में काटा तो सेब ही निकलेगा, ना कि आमा निकल जाएगा, है कि नहीं भाई। सेब को काटोगे तो सेब ही निकलेगा ना। तो वैसे ही कोशिका विभाजन मतलब कोशिकाओं का दो भागों में अलग होना, विभाजित होना ही क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन कहलाता है। ओके है, तो आप अर्थ समझ गए होंगे कोशिका विभाजन। जैसे एक जो ये सेल्स है, ठीक, ये सेल्स जो है क्या हो जाएगा, बीच से आपस में बीच से दो भागों में टूटने की कोशिश करेगा और फाइनली दो भागों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो इस विभाजन को क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। तो सर इस सेल डिवीजन को कौन ऐसा था व्यक्ति जिन्होंने इस सेल डिवीजन को बताया कि सेल डिवीजन क्या होता है। ठीक है, तो किसने बताया, तो समझिएगा एक महान वैज्ञानिक हुए। ठीक, उन्होंने सेल डिवीजन, उन्होंने देखा कि ये जो सेल्स है ग्रोथ कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, अलग अलग टूट रहा है। अगर यहाँ हम देखें, यहाँ का सेल्स अगर ग्रोथ करेगा तो अपने ही समान एक और सेल्स बनाएगा, मतलब कोशिका को विभाजित करेगा। तो उन्होंने देखा और विचार किया। क्या किया, देखा, विचार किया और इस सेल डिवीजन को देखा। क्या किया बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिए। विचार किया और देखा, विचार किया और देखा। तो इसलिए याद रखना है सेल डिवीजन को सबसे पहले किसने बताया, तो याद रखना है आपको विरचाउ ने। किसने बताया, विरचाउ ने। विचार किया और विरचाउ। ओके, कब देखा सर, कब विचार किया, तो 1855 में। कब देखा, 1855 में। ओके है कि नहीं है, ठीक, बताइए। तो सेल डिवीजन का अर्थ क्या होता है, तो कोशिका का अपने ही समान दो भागों में विभाजित हो जाना सेल डिवीजन कहलाता है। और इसे किसने दिया, तो विरचाउ ने दिया। कब दिया, 1855 में दिया। बताइए कोई दिक्कत है क्या। चलिए अब समझते हैं ये सेल डिवीजन क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक है भाई, कुछ तो कारण होगा ना कि ये सेल डिवीजन हो रहा है, तो आखिर में क्यों हो रहा है, तो समझिए क्यों आवश्यक है। ठीक भाई, बिना मतलब का सेल डिवीजन होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। तो अगर आप बचपन में थे इतने बड़े और इतने बड़े में आपका दाढ़ी मूछ निकल जाता तो नहीं, आप क्या बोलते हैं इसको, गोदा में खेलते रहते, गोद में, और दाढ़ी मूछ, हाँ मेरा शादी करो, मेरा शादी करो, तो अच्छा लगता। तो भाई ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए क्या जरूरी है, क्यों आवश्यक है, तो समझिए। सबसे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, अर्थात वृद्धि एवं विकास के लिए जरूरी है क्या चीज, सेल डिवीजन। अगर सेल डिवीजन नहीं होता मेरे दोस्त, तो ये जो हाथ है ना, बचपन में इतना सा रहता, इतनी बड़ा काम इतने बड़ा रह जाता,
ठीक है, शरीर पूरा बढ़ जाता है और हाथ दे ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। तो किसके अकॉर्डिंग होता है? तो सेल डिवीजन के अकॉर्डिंग। समझिएगा और क्यों जरूरी है? तो प्रजनन के लिए। किसके लिए? प्रजनन के लिए। दो चीज़ें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। क्यों आवश्यक है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन के लिए। प्रजनन के लिए क्यों जरूरी है सर? तो किसी भी नए जीव को, है कि नहीं, नए जीव का जन्म कराने के लिए जो प्रोसेस होता है उसी को प्रजनन बोला जाता है, ठीक है। एक सेल्स का दूसरे सेल्स के साथ जाकर ऐड होना और उस सेल्स का फिर से विभाजित करके एक जीव का निर्माण कर देना ही क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। इस प्रजनन में आपको पता ही होगा मादा का क्या चीज? ओवम, और पुरुष का आपका स्पर्म, शुक्राणु, दोनों जाकर निषेचन करते हैं और इसी प्रक्रिया के दौरान एक जीव को उन लोग, है ना, स्थापित करते। यही क्रिया कहलाती है प्रजनन। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, सबसे पहले सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन को किसने खोज किया? ठीक है, खोज किसने की? तो विरचाउ ने विचार किया और देखा। इसलिए विरचाउ 1855 में क्यों आवश्यक है? तो ग्रोथ एंड प्रजनन के लिए आवश्यक है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ओके है। तो आप समझ गए होंगे कि सेल डिवीजन को सबसे पहले किसने देखा? तो विरचाउ ने देखा और 1855 में देखा। क्वेश्चन बनेगा सर्वप्रथम सेल डिवीजन को किसने देखा या किसने बताया? तो विरचाउ ने बताया। कब? 1855 में, ठीक है। अब ये जो विरचाउ महोदय थे, इन्होंने बोला कि सर सेल डिवीजन अगर होता है, क्या देखा इन्होंने? क्या देखा? तो समझिए, इन्होंने देखा कि ये जो नई कोशिकाएं जो बनेंगी, सेल डिवीजन से कैसी कोशिकाएं बनेंगी? नई कोशिकाएं। तो ये नई कोशिकाएं कहाँ से बनती है सर? ठीक है, इन्होंने बताया कि देखिए सर, ये नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से ही बनती है। भाई कोई अगर नया आप कुछ पेड़ लगाए हैं तो नया पौधा या फिर नया फल कहाँ से बनेगा? तो उस पुराने फल से ही बनेगा ना। कि नया फल के लिए नया पौधा तैयार होना पड़ेगा पहले, हैं? नया मार्केट में गुआवा आता है तो उसका क्या पौधा नवा करवाना नहीं पड़ता होगा, ठीक है। तो वैसे ही सेम कहानी है, सब चीज़ों को प्रैक्टिकली समझना है आपको। तो जैसे जो कोशिकाएं हैं, जो नई कोशिकाएं हैं, कहाँ से मिलती हैं? पुरानी कोशिकाओं से ही बनती हैं। जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं उसे बोला जाता है मातृ कोशिका। क्या कहा जाता है? मातृ कोशिका, या इसी को बोला जाता है मदर सेल्स। क्या कहा जाता है? मदर सेल्स। ओके, इससे जो है दो कोशिकाएं बनेगी। कितनी कोशिकाएं बनेगी? दो कोशिकाएं, जिसे बोला जाता है डॉटर सेल। क्या बोला जाता है? डॉटर सेल, या इसी को बोला जाता है संतति कोशिका। क्या कहा जाता है? संतति कोशिका। बताइए, ये सब चीज किसने बताया? विरचाउ ने विचार किया और देखा, उसके बाद ऐसा ऐसा कहानी इन्होंने बताया। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कोशिका विभाजन के प्रकार। ठीक है, क्या बताएंगे? प्रकार। तो मुख्यतः कोशिका विभाजन कितने प्रकार होते हैं सर? तो 3 प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकार कौन कौन सा होता है सर? तो समझिए, असूत्री विभाजन। क्या बोला जाता है? असूत्री विभाजन, या इसी को बोला जाता है एमाइटोसिस। क्या कहा जाता है? एमाइटोसिस। ओके, दूसरा आपको याद रखना है, क्या याद रखना है दूसरा नंबर? तो सूत्री विभाजन, या इसी को बोला जाता है समसूत्री विभाजन। ओके, इसी को बोला जाता है माइटोसिस। क्या बोला जाता है? माइटोसिस। ओके, तीसरा नंबर जो होता है जिसे बोला जाता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, या इसी को बोला जाता है क्या? मियोसिस। क्या बोला जाता है? मियोसिस। ओके, कितने प्रकार? 3 प्रकार। सूत्री विभाजन, पहला असूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। ओके है। अब समझिएगा, ये जो असूत्री विभाजन होता है,
आसूत्री कहने का मतलब होता है, सूत्र का मतलब क्या समझते हैं आप? गुण सूत्र। क्या समझते हैं? गुण सूत्र। ओके। और आसूत्री कहने का मतलब जिसमें जो विभाजन है वो प्रॉपर तरीके से होगा ही नहीं, अच्छे से आधा अधूरा होगा। कैसे होगा? आधा अधूरा। तो बताइए, हम मानव है, हमारे में प्रॉपर तरीके से विभाजन होता है कि नहीं? होता है। ठीक, तो समझिएगा असूत्री का मतलब होता है अगर एक जीव है तो वो केवल एक सूत्री ही होगा। ठीक है, एक जीव या बहुजीव। ठीक है, एक तो आप सुने होंगे ना भाई, एक कोशिकी जंतु और बहुकोशिकी जंतु। ठीक है, बहुकोशिकी या एक कोशिकी क्या होता है समझिए। एक कोशिकी मतलब उसमें विभाजन नहीं होगा ना, मतलब ना के बराबर होगा, अगर होगा भी तो दूसरे माध्यम से होगा। तो इसलिए समझना है असूत्री हम किसे कहेंगे? जिसमें विभाजन एक तो नहीं होता या फिर ना के बराबर होता है। ओके है, तो याद रखना है आपको असूत्री में क्या आएगा सर? तो समझिएगा, नाम सुने होंगे बैक्टीरिया। क्या नाम सुने हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव होता है ना। ठीक, नाम सुने होंगे नीली हरित शैवाल। क्या बोला मैं? नीली हरित शैवाल। ठीक है, शैवाल मतलब फंजाई, फंगी। ओके है, ठीक। हरित शैवाल, ये सब में केवल और केवल कौन सा होता है? असूत्री विभाजन। ठीक, और आपको समझना है क्या चीज? तो प्रोटोजोआ। क्या याद रखना है? प्रोटोजोआ। इतना चीजों में क्या होता है? असूत्री विभाजन होता है। अगर इसमें अगर असूत्री विभाजन नहीं होता तो बैक्टीरिया अगर एक ठो है तो वो एकदम से पूरा समझ में आ रहा है। ठीक, जैसे और क्या हो सकता है सर? तो नाम सुने होंगे पैरामीशियम। सुने हैं? जिनका आकार नहीं बनेगा क्योंकि एक कोश की जीव है तो आकार कैसे बनेगा? ठीक है, नाम सुने होंगे आप लोग प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ तो हो गया। अमीबा सुने हैं नाम? अमीबा। ये सब में क्या होता है? असूत्री विभाजन होता है। कहने का मतलब, और ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो आपको हमने बताया था कौन से सेल्स के अंतर्गत आते हैं सर? तो प्रोकैरियोटिक। क्वेश्चन अगर आए कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन सा विभाजन होता है तो क्या याद रखना है? असूत्री विभाजन या एमाइटोसिस। ओके है कि नहीं है? बताइए। ठीक है जी, चलिए अब समझते हैं हम सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन, या इसी को बोला जाता है माइटोसिस। ठीक, अब सूत्री विभाजन कहने का मतलब होता है या समसूत्री विभाजन कहने का मतलब ये होता है कि ये किसमें होता है सर? तो ये होता है आपका कायिक कोशिकाओं में। किसमें होता है? कायिक कोशिकाओं में, या इसी को बोला जाता है क्या? सोमेटिक सेल्स। क्या कहा जाता है? सोमेटिक सेल्स। अब ये सोमेटिक सेल्स क्या होता है सर? कायिक कोशिका, काया। काया जानते हो? नहीं जानते? शरीर, अंग जानते हैं? जितने भी ये कायिक हैं, कायिक का मतलब जो काया से बना है, मतलब हाथ, पैर, मुंह, आँखी, कान, नाक, ठीक, सब चीज, मतलब शरीर का जो निर्माण अगर होगा, मान के चलो कहीं पे आपको चोट हो लगता है, क्या लगता है? चोट लगता है। मान के चलो यहाँ पे हाथ में चोट लगा, ठीक, तो यहाँ पे कोशिका विभाजन करेगा तो कौन से प्रकार का करेगा? समसूत्री, मतलब सम का मतलब समान। तो हाथ का अगर कोशिका डैमेज हुआ है तो आपके पोटा का कोशिका ला के नहीं लगा देगा। बताओ, कभी देखें ऐसे एक्सीडेंट हुआ तो यहाँ पे आके अलग से ऊपर में पोटा कहा जाता है। अगर ये समसूत्री विभाजन नहीं होता ना, ठीक है, तो अगर मान के चलो कोई आदमी गिरा है, ऐसे करके आँखी कान छुला जाता है, छाप छाप ले, ठीक, तो आदमी का जो ये मुंह ऐसे कर ऐसे हो गया है एक्सीडेंट से, ठीक है, तो जब यहाँ का विभाजन होगा तो यहीं के समान, मतलब जो जबड़ा है, मुंह है, यहीं के समान ही कोशिका का विभाजन करेगा, ना कि ये जो दाढ़ी मूंछ को ला के यहाँ पे ला के ऐसे आँखी में लगा देगा, मेछा आँखी से ऐसे निकलेगा। समझ में आ रहा? मतलब टूट फूट में अगर कोई विभाजन होता है आपके शरीर में, आपके अंगों में कहीं पे टूट फूट हो रहा है, कहीं पे आप गिरे, हपट गए,
ठीक है, ऐसा करके टूट गया तो वहाँ का वहीं का विभाजन होगा, ना कि नीचे के चीज़ों को लाके ऊपर में लाके लगा देगा। हाथ में हुआ तो हाथ का विभाजन होगा, पैर में हुआ तो पैर का विभाजन होगा। बताइए, यदि हाथ का ऐसे करके हम घुमा दे रहे हैं, ठीक है जी। अब यहाँ मान के चलो आपके पैर का हुआ है, यहाँ का विभाजन हुआ है, मतलब यहाँ पे आपको डैमेज हुआ है, तो विभाजन यही जांघ का ही होगा ना, समान मतलब समसूत्री हो रहा है तो समान अंग का होगा। अब जब यहाँ का विभाजन को ला के मैं जांघ में लगा दूंगा तो ऐसे करके पूरा जांघ नहीं घूम जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए समझिएगा, कायिक मतलब काया में विभाजन, उसी को क्या बोला जाता है, कायिक कोशिका। तो एक कायिक कोशिका जो होता है समझिएगा, ठीक है, तो सामान्य टूट फूट, सामान्य अंगों की टूट फूट के लिए होता है, अंगों की टूट फूट में सहायता करता है, सहायक। ओके है, समझ में आया कि नहीं? कायिक कोशिका। ओके, अब समझिएगा, ये जो होता है अर्धसूत्री विभाजन, ये क्या होता है सर? अर्धसूत्री विभाजन। चलिए समझिए अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। अर्धसूत्री का मतलब होता है, समझिए, समान मतलब ना, टोटल पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स कितना होता है? 23। तो 23 में से जो 22 होगा, 22, ठीक, ये जो 22 होगा ना, ये 22 पूरी तरह से किसमें होगा? सोमेटिक सेल्स, मतलब काया बनाने के लिए। लेकिन ये जो 23वां जोड़ा जो रहता है वो कहाँ जाता है? जनन कोशिका। तो इसलिए याद रखना है, जनन कोशिकाओं में कौन सा होगा? तो अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन। अब समझिए, ये जो अर्धसूत्री विभाजन है, इसी के कारण आपको लिंग निर्धारण पता चलता है। क्या पता चलता है? लिंग निर्धारण। और आपको बताए थे हम कि टोटल 46 होता है, इस 46 में, ठीक है, 22 पेयर, 22 और 22, इसको बोला जाता है ऑटोसोम। क्या बोला जाता है? ऑटोसोम। और इसमें +1 और +1, इसको क्या बोला जाता है? एलोसोम। और इसी एलोसोम में कौन सा विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, जो कि लिंग निर्धारण में सहायता करता है। अगर जिसके में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो ना तो वो गर्ल्स बनेगा, ना तो बॉयज बनेगा, वो क्या बन जाएगा? सीधा सीधा एलियन बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताइए इसमें कोई। अब बताइए, इसकी अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो सबसे ज़्यादा 99% किस में विभाजन होगा? देख के बताइए आप। तो समसूत्री में कितना परसेंट होगा? 99% विभाजन होगा। और केवल 1% विभाजन कहाँ होता है? तो अर्धसूत्री में। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? चलिए रिपीट मारिए। असूत्री विभाजन कौन कोशिकाओं में होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ओके है। सोचते हैं ये जो असूत्री विभाजन है, सबसे पहले इसका डिटेल। तो हमने बताया कि असूत्री विभाजन कौन से सेल्स में होता है? प्रोकैरियोटिक, मतलब जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो छोटे छोटे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसे क्या बोला जाता है? प्रोकैरियोटिक। अब ये प्रोकैरियोटिक जो होता है जीवाणु में, ठीक है, मतलब मैंने बोला बैक्टीरिया में अर्थात जीवाणु में होता है। फिर हमने बोला नीली हरित शैवाल में, और प्रोटोजोआ में, पैरामीशियम में, अमीबा में। कैसे होता है सर? तो समझिए कैसे होता है। ये जो कोई सा भी है ना, ये देख, ठीक, एक कोश की जीव है, इसके में भी तो न्यूक्लियस रहेगा ना, कहीं न कहीं तो छोटा मोटा न्यूक्लियस रहेगा ही। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस होता है, ये जो न्यूक्लियस, ठीक, ये ऐसे करके आगे बढ़ेगा असूत्री विभाजन में। और न्यूक्लियस जो है बीच से अलग होना चालू, बड़ा होएगा। अब एक न्यूक्लियस बढ़ेगा, मतलब लंबा होएगा, तो ये क्या करेगा? इस लंबा होएगा तो इस कोशिका क्या करेगा? बीच से तोड़ने की कोशिश का। अब बताओ, ये जो बीच का है वो ऐसे करके लंबा होएगा, तो इसका आकृति ऐसे हो जाएगा। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस फिर से तन्यता लाएगा तो फिर से कैसा हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। और धीरे धीरे होते हुए ऐसे करके इसको दोनों को अलग कर देगा।
तो इस प्रकार चलता है क्या, असूत्री विभाजन। पहले इसके जो केंद्रक है वो लंबे होने लगते हैं, बड़ा होने लगता है, जिसके कारण उनके बीच में तन्यता आता है, और जब तन्यता आता है तो दोनों टूट के विभाजित हो जाते हैं। इसी क्या बोला जाता है, असूत्री विभाजन। बताइए कोई दिक्कत है? असूत्री विभाजन का इतना इच्छा ना, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है। मेन है हमारा समसूत्री, इसको समझना है, इसी में क्वेश्चन बनेगा, इसमें उतना क्वेश्चन नहीं बनता है। फिर भी अगर पूछे कि असूत्री विभाजन में क्या क्या है एग्जाम्पल, तो याद रखना है जीवाणु, प्रोटोजोआ, नीली हरित शैवाल, अमीबा, पैरामीशियम। ओके है कि नहीं है? हम आपको बताते हैं कि जो समसूत्री विभाजन होता है, ठीक, ये किस प्रकार से होता है, कितने इसमें अवस्थाएं होती है, कैसे होती है। तो दो प्रकार से होता है, ठीक। एक तो ये पहले होगी, पहले, और एक कब होगी, बाद में होगी, ठीक है। पहले कैसे होगी सर, ठीक, पहले समझना है आपको किस में होगी, तो केंद्रक में होगी। मतलब केंद्रक का क्या होगा, केंद्रक का विभाजन होगा। और बाद में किसका विभाजन होगा, तो याद रखना है कोशिका का विभाजन होगा। तो पहले कौन सा विभाजन होगा, केंद्रक का विभाजन, और बाद में कोशिका का विभाजन होगा, ठीक। अब समझना है आपको ये केंद्रक का विभाजन कब होगा, तो याद रखना है, आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। कई बार नाम भुला जाते होंगे या कई बार सीरीज याद नहीं रहता होगा, ठीक। तो इसलिए आपको याद रखना है पी मत, क्या याद रखना, केंद्रक में अगर विभाजन होगा सीधा बोल देना किसी आदमी को पी मत, क्या बोल देना है, पी मत, ठीक है। तो पीना बंद कर देगा, फिर कोशिका विभाजन हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, पी मत से कैसे सर, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। बताइए याद हुआ कि नहीं, ठीक है। सीरीज गड़बड़ा जाता है ना भाई कई बार, ठीक है। तो क्या याद रखना है आपको, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ओके। वैसे कोशिका विभाजन कैसे होता है सर, फिर से वही कहानी, ठीक है। मातृ कोशिका कितने, 46, और संतति कोशिका डॉटर सेल्स का कितना, तो इसका भी 46 और इसका भी 46, इसका भी 46 और इसका भी 46। तो ऐसा जो कोशिका विभाजन होता है ये कोशिका में होता है बाद में, और ये वाला कब होता है, केंद्रक में पहले। ओके है कि नहीं बताइए। तो अब हम समझते हैं कि जो समसूत्री विभाजन जो है ना, समसूत्री विभाजन हमने बोला कि 4 अवस्थाओं में शुरू होता है, ठीक है। कौन सा विभाजन, केंद्रक विभाजन, 4 अवस्थाओं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। और हमने बोला जो कोशिका विभाजन है, जैसे ही मातृ कोशिका है उतने ही समान उसमें भी जो विभाजन होगा संतति कोशिका, तो उसका भी 46 होगा और उसका भी 46 होगा। अब हम देखने जा रहे हैं कि जो समसूत्री विभाजन का केंद्रक विभाजन जो होता है उसमें 4 स्टेज को कैसे कैसे उनका वर्क होता है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, बहुत आसानी से समझिएगा ना, इसको समझने में बहुत आपको दिमाग को इधर उधर करना पड़ता है, लेकिन अब आपको एकदम आसानी से समझना है, ठीक। कैसे आसानी समझिएगा, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इसको प्रोफेज को। तो अगर एक्चुअल में जो विभाजन की अगर शुरुआत होगी, विभाजन अगर कहीं से शुरुआत होता है तो उस अवस्था का नाम क्या है, प्रोफेज। क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहले विभाजन की शुरुआत कौन सी अवस्था से होती है, प्रोफेज। प्रो मतलब प्रारंभिक अवस्था और प्रारंभिक मतलब प्रोफेज, इसलिए कोशिका विभाजन की शुरुआत कहाँ से होगी, क्वेश्चन आया तो प्रोफेज। ओके है। अब आपको समझना है कोशिका विभाजन के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज है उसे बोला जाता है क्या, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के बिना तो आप किसी चीज की कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि विभाजन कराना है, सेंट्रोसोम सहायता करता है, क्रोमोसोम्स गुणसूत्र में क्या करता है, वहीं से तो बनेगा भाई 46 है, किसको कितना देना है, किसको कितना देना है। ओके है। तो जब पहला अवस्था रहेगा मतलब प्रोफेज रहेगा, तो समझिए जैसे कोई भी हीरो आता है, हीरो
जानते हैं हीरो, ऐसे करते करते आ गया। तो क्या उस हीरो को पहली बार में आप समझ जाते हो कि ये बहुत टैलेंटेड होगा? क्या उस हीरो को सब लोग पहचान जाते हैं कि नहीं ये टाइगर श्रॉफ है? आदमी सुनेगा पहले, समझेगा, नहीं समझे? ठीक है, अब उसके में क्या क्या गुण है ये आपको शुरू अवस्था में पता चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। ठीक है भाई, उसको आप फाइटिंग वाला पिक्चर देखे तो आपको क्या लगेगा कि नहीं यार ये जो टाइगर श्रॉफ है मस्त फाइटिंग करता है, भूई भूई उड़ा उड़ा के। ठीक है, लेकिन ऐसे ही कहानी आपके किसमें होता है? समसूत्री विभाजन के प्रोफेज अवस्था में। इसमें जो क्रोमोसोम्स होता है वो एकदम इधर उधर जतर खतर पड़े रहता है ना। ठीक है, इसी क्रोमोसोम्स को फाइट भी आता है, मस्त डांस करना भी आता है, गाना गाना भी आता है, भाजी टोरेला आबे ओह। ठीक है, ऐसे ऐसे सब आता, मतलब मल्टी टैलेंटेड है। और मल्टी टैलेंटेड की पहचान, ठीक है, समझ में आ रहा है कि इस एक किसमें इसको अवार्ड दिया जाए, कैसे जानोगे बताओ? तो गाना में दे देते हैं, बीच बीच में छत्तीसगढ़ मार देता, बीच बीच में हिंदी, आज टोरेला आबे वो आज शाम को। बताओ आप समझोगे कि इसको ऐसा वाला टैलेंट है कर? नहीं समझ में आएगा। बस प्रोफेस को ऐसे समझिएगा। तो इसमें जो क्रोमोसोम्स जो होता है ना एकदम झुंड में होता है, जैसे मल्टी टैलेंटेड लोगों का झुंड में होता है, उसकी पहचान तो आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा, नए नए पिक्चर करेगा तब समझ में आएगा ना यार। जैसे अमलेश नागेश को जानते हो कि छत्तीसगढ़ का कॉमेडी किंग है, लेकिन वो जो है धीरे धीरे एल्बम बनाना चालू किया। जब एल्बम बनाना चालू किया तो पता चला कि इसको कॉमेडी के अलावा एल्बम भी आता है। उसके बाद डांस करना चालू किया तो डांस भी आता, मतलब मल्टी टैलेंटेड है। उसको शुरू में क्या समझ रहे थे हम कि कॉमेडियन है, लेकिन वो तो क्या निकल गया? एक्टर निकल गए भैया। तो इनको भी हम एक्टर बनाएंगे, कैसे? देखिए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आपको समझना है सबसे पहला विभाजन कहाँ शुरुआत होता है? तो प्रोफेज से। और याद रखना है आपको क्रोमोसोम्स, इसमें गुणसूत्र जो होता है इसमें झुंड में रहते हैं, मल्टी टैलेंटेड रहता है ना पहली में। ठीक है, मल्टी टैलेंटेड रहता है इसलिए वो झुंड में रहता है। अब समझ, जब झुंड में रहेगा, लोग बताओ कितना सारा चीज को गिनवा दोगे उसके टैलेंट को? नहीं गिनवा सकते ना भाई, तो नहीं गिनवाया जा सकता। ओके है, कैसे नहीं गिनवा सकते? कैसे गिनवाओगे? लोग बताओ कि उसको क्या आता है क्या नहीं आता है। ओके, इसलिए प्रोफेज, आंख बंद करो और याद होना चाहिए एकदम शार्प माइंड। ठीक, सबसे पहला विभाजन किसमें? प्रोफेज में। ठीक, क्रोमोसोम्स झुंड में बिखरे हुए रहते हैं, किसमें? प्रोफेज में। ठीक है, पहली पहली में आ रहा है तो एकदम से ऐसा रहेगा ना, तो बस वैसी। ठीक है, तो चलिए अब बोला जाए कि जब झुंड में रहेंगे तो उसे गिनने में आसानी होगा क्या? नहीं होगा। अब लोग तो बताओ, बोला स्कूल जाते होंगे, स्कूल जाते हैं तो बच्चे लोग इधर उधर घूम रहे हैं, लोग गिन के बताओ तो गिन डालोगे? नहीं गिन सकते। ठीक है, बस प्रोफेज को समझ जाओ, प्रारंभिक अवस्था, प्राथमिक स्कूल। ओके है कि नहीं है? बताइए। क्वेश्चन बना कि जो क्रोमोसोम झुंड में रहते हैं, किसमें? प्रोफेज में। गिना नहीं जा सकता, प्रोफेज में। पहली अवस्था है प्रोफेज में। बताइए, कोई दिक्कत है जी? नहीं है ना? बताओ, है? ठीक, चलिए अब समझते हैं। अब है ना, प्रोफेज हो गया। जैसे देखिएगा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये इमेज, ये किसका इमेज है? प्रोफेज का। ठीक, ये जो प्रोफेज का इमेज है, इसमें ये जो दिखाई दे रहा है क्या है? क्रोमोसोम्स। क्या है? क्रोमोसोम। देखो इधर उधर बिखरा हुआ है, जैसे पाए वैसे वैसे एकदम आए बाएं सूते हैं इन लोग, इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है, बस इसी को देख के आपको समझ जाना है कि इसमें जो क्रोमोसोम्स क्या होता है, तो बिखरे रहते हैं, इसे गिना नहीं जा सकता और पहली अवस्था है। यहीं से कोशिका विभाजन का शुरुआत होता है। किसमें? न्यूक्लियस में। आपको बताया भाई, न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए, आरएनए, जीन्स, प्रोटीन पाया जाता है, और डीएनए आरएनए अगर पाया जाएगा तो गुणसूत्र भी पाया जाएगा। तो केंद्रक विभाजन की बात कर रहा हूँ ना, इसमें कंफ्यूजन मत होना रे दादा। केंद्रक विभाजन, ठीक, ओके है। चलिए तो समझते हैं कौन सा? मेटाफेज को। किसको समझते हैं? मेटाफेज को। अभी मेटाफेज क्या होता है सर? तो समझिए, अब जो है, अब माध्यमिक शाला में चलेगा, प्राथमिक शाला में थे ना, तब तक उन लोग लाइन लगो रे लाइन, आए बाएं लग जाते थे। अब कितना मारेंगे गुरुजी लोग? तो बताओ, तर तर मार देंगे, नाम नहीं लिखा नहीं सकते ना। ठीक है, तो ऐसे करके ऐसे रेलगाड़ी बनता है उन लोगों का। ठीक है, और जब छुट्टी होगा तो एकदम दौड़े
लेकिन जब माध्यमिक शाला में चले जाओगे, किसमें, माध्यमिक शाला में, मिडिल स्कूल में, मेटाफेज में चले जाओगे, तो उसके बीच में क्या आना चालू हो जाएगा, लाइन बनाना चालू कर देंगे। जो क्रोमोसोम बिखर रहे थे, तो लड़का लोग बिखर रहे हैं, उन लोग अब क्या करेंगे, लाइन से निकलेंगे। देखे होंगे आप लोग मिडिल स्कूल में भी लाइन से निकलते हैं भाई, क्या उसमें भी लड़का जैसे छुट्टी हुआ प्राथमिक शाला में आप उदय है, किसी का गोड़ छुला रहा है, किसी का हाथ छुला रहा है, अब छुलाएगा क्या, नहीं छुलाएगा। तो याद रखना है क्रोमोसोम्स के बीच में एक लाइन आ जाता है यार, क्या आ जाता है, लाइन आ जाता है। वो जो क्रोमोसोम बिखरे थे ना, उनके बीच बीच में क्या आ जाएगा, लाइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, लाइन आ जाएगा। और जब वही लड़का लोग, मिडिल स्कूल के लड़का लोग जब लाइन से हो जाएंगे, तो उसको गिनने में क्या होगा, आसानी होगा। क्या होगा, आसानी होगा। और जब आसानी होगा तो उसको पढ़ने में भी तो आसानी होगा। क्या, तो अध्ययन के दृष्टि से अगर पूछे सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन है, तो मेटाफेज। भाई उसको पढ़ने मतलब गिन लिए, मतलब पढ़ लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या समझना, क्रोमोसोम्स के बीच में क्या आ जाता है, लाइन आ जाता है। उस लाइन को बोला जाता है क्या चीज, आगे सब बताऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। लाइन आ गया, पहले लाइन कर दो, मिडिल स्कूल में लाइन लगाना चालू कर दिए। जब लाइन लगा दोगे तो गिनने में आसानी होगा, और जब गिनने में आसानी होगा तो पढ़ने में भी क्या होगा, आसानी होगा। अध्ययन की दृष्टि से एकदम शॉर्ट लाइन पूछता है ना, अध्ययन की दृष्टि से कौन सा अवस्था सबसे महत्वपूर्ण है, तो कौन सा अवस्था, मेटाफेज, मिडिल स्कूल, ठीक है। अब समझना है आपको, इसमें जो है ना, अब देखो विभाजन करने के लिए जो मेन चीज चाहिए वो है सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम्स को बताया था भाई, याद करो, आपको कोशिका अगर देखे होंगे तो सेंटर से जो सोम कर दे, क्या कर दे, सेंटर से जो अलग कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। अर्थात कोशिका विभाजन के सबसे इंपॉर्टेंस क्या होगा, तो सेंट्रोसोम। इसी को हिंदी में बोला जाता है तारक-काय। क्या बोला जाता है, तारक-काय। तो याद रखिएगा, ये जो सेंट्रोसोम, ये जो दिखाई दे रहा होगा आपको, ये दे, ठीक, इसमें कोई कहानी नहीं है, ये है आपका मेटाफेज। क्या है ये, मेटाफेज। ये देखिए, ये जो सेंट्रोसोम्स है ये दो ध्रुव में चले जाता है। किसमें चले जाता है, दो ध्रुव इसमें भी रहेगा, लेकिन दो ध्रुव में जाएगा, लेकिन इनके बीच में क्या आ जाता है, एक लाइन आ जाता है बीच। ये देखिए, सेंटर से काट रहा है, कोशिका जो न्यूक्लियस है उसके बीच को क्या करेगा, वो उसमें एक धागा नुमा संरचना ला देगा, और इसी संरचना को, ये जो धागे नुमा संरचना बन रही है, इसी को बोला जाता है स्प्लिंडल फाइबर। क्या बोला जाता है, स्प्लिंडल फाइबर, या फिर इसी को बोला जाता है तरकू। तरकू क्या बोला जाता है, तरकू, ठीक है। लेकिन आपको तरकू, भरकू, लड़कू नहीं याद रखना है, स्प्लिंडल फाइबर, ठीक है। सबसे पहले चलिए बताइए, तो मेटाफेज, मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स है उसमें क्या आना चालू हो जाता है, लाइन आना चालू हो जाता है। और जब लाइन आएगा तो उसमें क्या चालू हो जाएगा, उसको गिनने में आसानी होगा। और जब गिनने में आसानी होगा तो अध्ययन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मेटाफेज। और जब वैसा हो जाएगा तो न्यूक्लियस के बीच में जो सेंट्रोसोम्स है वो क्या, एक लाइन चालू कर देगा, और उसी लाइन को क्या बोला जाता है, स्प्लिंडल फाइबर। बताइए तो भला कोई दिक्कत है, नहीं है ना। जैसे लड़का लोग लाइन से खड़े हैं, उनके बीच बीच में इतना गैप छोड़ दोगे, मतलब लाइन बना दोगे, वही लाइन क्या कहलाएगा, तो वही लाइन कहलाएगा स्प्लिंडल फाइबर्स। क्या कहलाएगा, स्प्लिंडल फाइबर। तो आपको दोनों को अलग करने में क्या होगा, आसानी होगा। अर्थात यहां से हम चालू कर सकते हैं कि कोशिका विभाजन अब इसी स्प्लिंडल फाइबर्स के बेस पर क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। हाँ, ओके है। ये हम केंद्रक विभाजन की बात कर रहे हैं ना, केंद्रक विभाजन का दूसरा टाइप हमने बताया मेटाफेज। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। चलिए इस इमेज के द्वारा समझिएगा। हमने बोला सबसे पहले ये जो कौन क्रोमोसोम्स क्या होने चालू हो जाते हैं, लाइन में चालू हो जाते हैं। तो चलो गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिन सकते हैं। इसी के बीच में हमने बोला एक जो है लाइन आना चालू हो जाएगा। ये जो केंद्रक है इसके बीच में देखो लाइन जा रहा है, इसी लाइन को क्या बोलेंगे अपन, तो स्प्लिंडल फाइबर्स। यही जो है, ठीक है, सेंट्रोसोम्स के बीच, सेंट्रोसोम्स का काम क्या होता है, कोशिका विभाजन में सहायता करना। स्प्लिंडल फाइबर किसके बीच में जाएगा, केंद्रक के बीच में जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, मेटाफेज ओके है कि नहीं है, ओके। तो अब समझिएगा, है ना, हमने क्या देख लिया,
आपका एनाफेज और मेटाफेज। अब समझते हैं अपन किसको, तो अब समझते हैं, सॉरी हमने क्या देखा था, प्रोफेज और मेटाफेज। अब हम देखते हैं क्या, एनाफेज। एनाफेज को बोला जाता है पश्चावस्था। पश्चा मतलब होता है पीछे, पीछे मतलब होता है पीछे, ओके है। तो समझिए कि इसमें जो है पश्चा कहने का मतलब होता है, एना कहने का मतलब होता है समझिए, ठीक है। तो याद रखना है आपको, ये जो क्रोमोसोम्स जो थे, कौन, क्रोमोसोम्स, ठीक है। हमारा जो है मेटाफेज में क्या हो रहा था, क्रोमोसोम्स के बीच में एक लाइन आ गया था, उसे हम क्या बोल रहे थे, तो उसे स्पिंडल फाइबर बोल रहे थे। इसमें समझिएगा जो क्रोमोसोम्स है वो विपरीत ध्रुव की ओर चले जाते हैं। किधर चले जाते हैं, विपरीत ध्रुव की ओर। कहने का मतलब जो एक क्रोमोसोम्स है ना, जैसे एक क्रोमोसोम्स है, ठीक, इसको जो है दोनों ऐसे पकड़ के खींचेंगे। पीछे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। पश्चात लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, ठीक। तो जब पश्चात लाने के लिए खींचेंगे तो इसके जो ध्रुव है, ध्रुव वो एक ठो इधर फेंका जाएगा और एक ठो इधर फेंका जाएगा, मतलब विपरीत ध्रुव में चले जाएगा। कौन, क्रोमोसोम, मतलब एक दूसरे से विपरीत ध्रुव की ओर खींच लेगा। कौन खींच लेगा, तो स्पिंडल फाइबर, क्योंकि स्पिंडल फाइबर सीधा सीधा एक रस्सी है, ये रस्सी नुमा संरचना दिख रही है ना, ये जो रस्सी नुमा संरचना है। अब लो बताओ भला, यहां से ये है आपका क्या, क्रोमोसोम्स, क्या है, क्रोमोसोम्स, ठीक। इसमें मैंने रस्सी को बीच से क्या कर दिया है, बांध दिया। अब दोनों को पकड़ के मैं ऐसे खींचूंगा, कौन खींचेगा, स्पिंडल फाइबर। तो क्रोमोसोम्स क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम्स की ओर खींच लेते हैं, ओके है। ध्रुव की ओर उसको क्या करेगा, खींच लेगा। ऐसे करके खींचोगे, दो ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, वैसे ही ऐसे बीच से खींचेंगे तो टूटेगा, तो एक इधर आ जाएगा, एक अलग ध्रुव की और एक अलग ध्रुव की। समझ गए कि नहीं समझे, ओके। ये जो है बहुत छोटी अवस्था है, इसमें केवल इतने ही काम होता है। क्या काम होता है, तो जो स्पिंडल फाइबर्स होता है वो क्रोमोसोम्स को अपनी ओर खींच लेते हैं, अपनी ओर बोले तो ध्रुवों की ओर खींच लेते हैं, ओके है। जैसे इसमें समझिए, है ना, ये जो है बंधाया और जो है यहाँ पे बंधा गया है, और बंधा के यहाँ से बंधाया और दोनों पकड़ के खींचेंगे तो आधे क्रोमोसोम्स नीचे आ जाएंगे, आधे क्रोमोसोम्स ऊपर, और इसे ऊपर और नीचे को क्या बोला जाता है, ध्रुव। तो कौन पकड़ के खींचा जी, स्पिंडल फाइबर, किसको, क्रोमोसोम्स को। तो दोनों कहाँ चले गए, अलग अलग ध्रुव में चले गए। बताइए कोई दिक्कत, अभी केवल मेन, ओके है कि नहीं। क्रोमोसोम्स का कहानी चल रहा है। पहले में क्रोमोसोम्स को हमने नहीं पहचाना था, नहीं गिन सक रहे थे। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स को पहचान लिए, गिन ले रहे थे, लाइन में आ गए, इसलिए इसमें पढ़ने में आसानी हो रहा था। लेकिन एनाफेज में क्या हो रहा है कि दोनों को तोड़ेंगे, मतलब अपनी ओर खींचेगा, कौन, स्पिंडल फाइबर, तो अलग अलग ध्रुव में चले जाए। बताइए कोई दिक्कत है क्या, अब समझ। यही सबसे छोटी अवस्था अगर पूछे तो क्या है, एनाफेज। केवल एक ही काम हो रहा है ना इसमें, इसलिए सबसे छोटी अवस्था, ओके है कि नहीं। चलिए अब समझते हैं अपन टेलोफेज को। टेलोफेज को बोला जाता है अंत्यावस्था, यही अब सबसे अंतिम अवस्था होता है। इसमें क्या होता है सर, तो समझिए, जब ये जो है क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र एक दूसरे से टूट के अलग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो इसमें जो गुणसूत्र अलग अलग होंगे, तो इतने सारे गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 जो भी, ठीक है। तो ये सब जो है क्या होना चालू हो जाएगा, अलग अलग की ओर क्या होना चालू हो जाएगा, एकत्रित होना चालू हो जाएगा। भाई ऐसे करके खिंचाएगा, ऊपर वाले ऊपर की ओर एकत्रित होंगे, नीचे वाले नीचे की ओर। तो ऊपर और नीचे क्या बोला जाता है, विपरीत। विपरीत ध्रुवों में क्या होना चालू हो जाएंगे, तो एकत्रित होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। क्या होना चालू हो जाएंगे, एकत्रित होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। अब जब एकत्रित होना चालू हो जाएगा, ठीक है, जैसे देखो यहाँ को पकड़ के खींचे तो एक खिंचाया, ठीक। लेकिन एनाफेज में ये समझना है, सॉरी टेलोफेज में क्या समझना है कि पकड़ के खींचे
तो बीच से ऐसे करके पकड़ के खींचेंगे तो ये जो केंद्रक है वो भी क्या हो जाता है, जो कोशिका है दो भागों में ऐसे बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसे भाई ऐसे करके खींचोगे तो एक अलग नहीं हो जाएगा, अलग होने के लिए बीच से क्या हो जाएगा, वो ऐसे दब जाएगा। और जब बीच से दब जाएगा तो एक तरफ भी क्रोमोसोम और नीचे तरफ भी क्रोमोसोम का साथ विपरीत स्थिति में आ जाएगा। तो इसलिए जो है फिर जब वो खिंचाएगा तो इन सब के बीच में ये जो केंद्रक है, इन सब के बीच में एक झिल्ली आ जाता है, उसी क्या बोलेंगे हम, केंद्रक झिल्ली। क्योंकि केंद्रक झिल्ली नहीं रहेगा तो केंद्रक ऐसे करके छरिया जाएगा, फेंका जाएगा, और फेंका जाएगा तो कैसे पाओगे, नहीं पाओगे ना भाई। इसलिए क्या हो जाता है, उसमें केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है। भाई हर चीज बनाया गया है कुछ सोच समझ के बनाया गया हो। लोग बताओ भला, ऑफिस का दांत कहीं ये क्या बोलते हैं कान में लगा देता तो मजा आ जाता, ये कान यहीं चापते नहीं, ठीक है। ये जो बाल है, बाल ये वाला बाल को इधर दाढ़ी में लगा देता तो ऐसे करके अच्छा लगता है। तो आप ये मत पूछो कि केंद्रक झिल्ली का निर्माण क्यों हिंच पे होगा, भाई ये सब चीज का अपना अपना सिस्टम है यार, है कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो केंद्रक झिल्ली का निर्माण किस अवस्था में होता है, तो आपका टेलोफेज में होता है। किस में होता है, टेलोफेज में। इसी में आपको समझना है, जब इसको पकड़ के खींचोगे तो इसका जो केंद्रक है, एक कोशिका है, यदि एक कोशिका पकड़ के खींच दिए बीच से क्या हो जाएगा, कटा जाएगा। जब बीच से कटाएगा तो आधा जो है, एक जो न्यूक्लियस इधर चले जाएगा, एक न्यूक्लियस इधर चले जाएगा। इस चित्र में समझ सकते हैं, एक न्यूक्लियस यहाँ आ गया, एक न्यूक्लियस यहाँ आ गया। तो एक कोशिका से दो केंद्रक का निर्माण किसमें होता है, तो आपको समझना है टेलोफेज में। बताइए तो कोई दिक्कत है क्या। चलिए एक बार हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, ठीक है, फिर से रिपीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने बताया समसूत्री विभाजन के अंतर्गत, ठीक, समसूत्री विभाजन में किसका विभाजन, केंद्रक का विभाजन। केंद्रक विभाजन में सबसे पहले क्या, प्रोफेज, या इसी को क्या बोला जाता है, पूर्वावस्था। चलिए तो बताइए पूर्वावस्था क्या कहानी थी। तो इसमें जो क्रोमोसोम्स है, गुणसूत्र हैं, ये सब झुंड में बिखरे रहते हैं और इसे गिना नहीं जा सकता है। यही सबसे प्रारंभिक अवस्था होती है, ओके है, और सबसे ज़्यादा टाइम यहीं पे लगेगा, ओके है। चलिए फिर हमने बोला ये जो मेटाफेज है, मेटाफेज में जो सब लोग क्या करते हैं, लाइन लगा लेते हैं, मिडिल स्कूल में पहुंच जाते हैं। मिडिल स्कूल में पहुंचने पर लाइन लगा लेते हैं। जब लाइन लगा लेंगे तो इसके जो क्रोमोसोम्स है उसको गिनने में भी आसानी होगा। जब गिनने में आसानी होगा तो पढ़ने में भी, अध्ययन की दृष्टि से भी आसानी होगा, ओके है, ठीक है। और इसमें जो है एक जो है इसमें लाइन लग जाता है, जो कि क्रोमोसोम्स के बीच में लाइन लगता है, इसी क्या बोला जाता है, स्प्लेंडर फाइबर। तो स्प्लेंडर फाइबर्स का निर्माण कौन से अवस्था में होता है, तो मध्य अवस्था में होता है। चलिए हमने देखा एनाफेज। एनाफेज तो सबसे पहले ये देखना कि सबसे छोटी अवस्था है। क्यों छोटी अवस्था है सर, तो इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो ये स्प्लेंडर फाइबर जो होता है क्रोमोसोम्स को पकड़ के खींच देता है और दो अलग अलग ध्रुव में चले जाते हैं, मतलब विपरीत ध्रुव में चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बोला टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है सर, तो टेलोफेज में जो होता है क्या होता है, गुणसूत्र जो होता है अलग अलग ध्रुवों में चले जाता है, और अलग अलग ध्रुव में चले जाएगा तो दोनों के बीच में केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। और जब केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाएगा तो ये जो केंद्रक है दो भागों में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कोशिका विभाजन में केंद्रक दो भागों में विभाजित होता है, किस अवस्था में, तो टेलोफेज अवस्था में, ठीक है। ये जो है इसे हिंदी में बोला जाता है पूर्वावस्था, मेटाफेज को बोला जाता है मध्यावस्था, और एनाफेज को क्या बोला जाता है, पश्चावस्था, और टेलोफेज को बोला जाता है अंत्यावस्था। बताइए कोई दिक्कत है कि नहीं है। तो आपका केंद्रक विभाजन का कहानी हो गया, ठीक है। आपको याद रखने के लिए सीरीज में तो पी मत, क्या याद रखना था, पी मत, ओके। पी मत मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है, गड़बड़ाएगा नहीं, ठीक। पी मत गा, नहीं तो केंद्रक विभाजन नहीं होगा, ओके है कि नहीं। चलिए, तो आपको हमने बताया कोशिका विभाजन में समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में आपको बताया कि ये दो विभाजन होता है। एक किस में होता है, केंद्रक विभाजन, और एक क्या हो रहा था, कोशिका विभाजन। क्या हो रहा था, कोशिका विभाजन। केंद्रक विभाजन में पी मत, और कोशिका विभाजन में हमने बोला एक मदर सेल्स होती है जो कि दो डॉटर सेल्स का निर्माण करती है, विभाजित करती है, ठीक है। तो ये जो कोशिका विभाजन होता है इसी को बोला जाता है साइटोकाइनेसिस। क्या कहा जाता है, साइटोकाइनेसिस, ओके। ये जो साइटोकाइनेसिस होता है, देखिए यहीं से आपको समझना है ना, ये अवस्था जब आगे बढ़ेगा, कौन सा अवस्था आगे बढ़ेगा जी, ये वाला अवस्था।
ठीक है। तो जब ए अवस्था बढ़ेगा, चलो ध्यान से देखिए इसको, जब ए अवस्था बढ़ रहा है, किस अवस्था में दिख रहा है जी? ये इसी अवस्था में दिख रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? ठीक, दो केंद्रक का निर्माण होगा आपका टेलोफेज में। ठीक है, दो केंद्रक का निर्माण कहाँ होगा? टेलोफेज में। लेकिन दो कोशिका का विभाजन, किसका विभाजन? दो कोशिका का विभाजन। अब बताओ इसमें से जब टूट के अलग होगा तो कैसे होगा? एक ए हो जाएगा और एक ए हो जाएगा। तो बोले कि दो कोशिका का विभाजन किस अवस्था में होता है? तो कोशिका विभाजन अर्थात साइटोकाइनेसिस, और यही आपकी सबसे अंतिम अवस्था है। क्या है ये? सबसे अंतिम अवस्था। दो संतति कोशिकाओं का निर्माण किस अवस्था में होता है? तो कोशिका विभाजन में। ओके है, कोशिका विभाजन कैसे हुआ समझ गए? यहाँ तक केंद्रक विभाजन है, ये वाला भाग क्या है? कोशिका विभाजन। ये क्या है? मदर सेल्स है और ये क्या है? डॉटर सेल्स। ओके, तो एक मदर सेल्स का दो डॉटर सेल्स में टूटना, विभाजित होना ही क्या कहलाता है? साइटोकाइनेसिस या कोशिका का विभाजन कहलाता है। बताइए ओके है कि नहीं है? चलिए अब हम आपको बता रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन, या इसी को क्या बोला जाता है? मियोसिस। हमने आपको बताया था कि ये जो अर्धसूत्री विभाजन है जी, किस लिए होता है? किसमें होता है? जनन कोशिकाओं में। किसमें होता है? जनन कोशिकाओं में। अभी जनन कोशिका क्या होता है सर? तो हमने बताया था कि नर में क्या होता है? तो पाया जाता है स्पर्म, या इसी को क्या बोला जाता है? शुक्राणु। ओके, नर में क्या पाया जाता है? शुक्राणु, और मादा में क्या पाया जाता है? ओवम, या इसी को बोला जाता है अंडाणु। ठीक है, तो ये जो नर और मादा का निर्धारण अगर कोई करता है तो कौन करता है? तो अर्धसूत्री विभाजन से होता है। ओके, तो समझिएगा ये जो अर्धसूत्री विभाजन जो है कैसे होता है, क्यों होता है, किस कारण से होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको। ये जो अर्धसूत्री विभाजन है, इसमें जो है एक मदर सेल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मातृकोशिका। क्या पाया जाता है? मातृकोशिका। और ये जो मातृकोशिका होती है ना अर्धसूत्री, तो इसका आधा कर दो, दो डॉटर सेल्स बनेगा। क्या बनेगा? दो डॉटर सेल्स बनेगा। तो इसमें जो दो डॉटर सेल्स बनेगा, ठीक, मतलब सीधा सीधा पहले आपको समझना है अर्धसूत्री विभाजन। मातृकोशिका का दो भागों में विभाजन करोगे तो कितना हो जाएगा? 23 इधर हो जाएगा और 23 इधर हो जाएगा। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन करना है किसका? मातृकोशिका का। तो आधा विभाजन कर दो, 23 इधर 23 इधर। अब यहाँ से डॉटर सेल्स बनेगा, तो कितने डॉटर सेल्स बनते हैं सर? तो याद रखना है अर्धसूत्री विभाजन में 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। तो इसके भी दो, इसको भी 23, इसके भी दो, इसके भी 23, इसके भी दो, इसके भी 23, इसका भी दो, इसके भी 23। बताइए कितने डॉटर सेल्स? तो 4 डॉटर सेल्स। ओके, ये जो है मातृकोशिका है, ये मातृकोशिका अपना अर्धसूत्री विभाजन किया, तो अर्धसूत्री विभाजन से इसके दो संतति कोशिका और इसके दो संतति कोशिका के कितने विभाजन? 4। तो बताइए 4 संतति कोशिका किस अवस्था में पाया जाता है? तो अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो जनन कोशिका। ठीक है, लिंग निर्धारण के लिए कौन सा विभाजन होना जरूरी है? तो अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस किस विभाजन को बोला जाता है? तो अर्धसूत्री विभाजन। ओके है कि नहीं? बताइए ओके है? ठीक, समझिएगा जो अर्धसूत्री विभाजन जो हो रहा था, है ना, हमने देखा कि अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में हो रहा था। ठीक है, तो समझिएगा कि ये जो अर्धसूत्री विभाजन है दो अवस्था में पूर्ण होता है। ठीक है, ये जो मियोसिस है वो कितने अवस्था में होता है? तो 2 अवस्था में होता है। कौन कौन सा 2 अवस्था सर? तो पहला अवस्था जो होता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज अर्धसूत्री का कौन सा अवस्था? पहला अवस्था, और एक होता है दूसरा अवस्था। तो जो दूसरा अवस्था होता है वो कोशिका विभाजन से होता है। तो जैसे समसूत्री विभाजन में कोशिका विभाजन होता है, सेम वैसे ही होता है, परंतु अंतर सिर्फ इतना होता है कि उसमें केवल 2 डॉटर सेल्स बन रहे थे, इसमें कितने डॉटर सेल बनेंगे?
4 डॉटर सेल्स बनेंगे, बस इतना ही अंतर है। और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये आपका कितने स्टेज में पूरा होता है सर? तो याद रखना है आपको 5 स्टेज में पूरा होता है। कितने स्टेज में पूरा होता है? 5 स्टेज में, ठीक है। 5 स्टेज को कैसे याद रखेंगे सर? हम याद कराएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ये हम अर्धसूत्री विभाजन ज्यादातर क्लासेस आप देखे होंगे तो अर्धसूत्री विभाजन को नहीं बताया जाता है, लेकिन कहीं अगर क्वेश्चन आ जाए तो एक भी नहीं छूटना चाहिए ना, ठीक है, याद होना चाहिए। तो चलिए समझते हैं कि हम जो ये 5 अवस्था जो बता रहे हैं मियोसिस का फर्स्ट स्टेज का, तो पहला जो अवस्था है उसे बोला जाता है लेप्टोनिन। क्या बोला जाता है? लेप्टोनिन। दूसरा अवस्था रहता है उसे बोला जाता है जाइगोटिन। तीसरा अवस्था रहता है उसे बोला जाता है पैकेटिन। और जो चौथा अवस्था रहता है उसे बोला जाता है डिप्लोटिन। और जो लास्ट स्टेज रहता है उसे बोलते हैं डाइकाइनेसिस। क्या कहा जाता है? डाइकाइनेसिस, ठीक। कैसे याद रखें सर? भुला जाएंगे तो स्टेज को, ठीक। तो याद करो, याद तो करना पड़ेगा, ठीक। अब विभाजन का मतलब होता है अलग होना, ठीक। क्या होना? अलग होना। तो आपको एक एकदम सामान्य भाषा में याद कराने के लिए बता रहा हूं ना, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक। कभी आपका पेट खराब रहेगा, क्या रहेगा? पेट खराब, ठीक। तो आप जो है गैस को आधा अधूरा छोड़ोगे। कैसे छोड़ोगे? आधा अधूरा छोड़ने के चक्कर में कई बार एकदम भाले निकल जाता है। निकल जाता है कि नहीं? निकलता है कि नहीं? तो आप जो है अगर भाल निकल गया तो आप लजा जाते होगे। क्या हो जाते हो? लजा जाते होगे। तो लजा के पात, क्या याद रखना है? लजा के पात, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन है भाई, आधा पातोगे तो मतलब लजाओगे, और ढाल कहीं जोर से पाद नहीं सकते, कहीं पे भी हवा छोड़ना है तो जोर हो जाएगा जी, एकदम ढाल से कहीं पे एकदम बिंदास ठाक ठीक ठाक, ऐसा नहीं हो सकता ना, ठीक है। इसलिए लजा के पाद, क्या कर? लजा के पाद। क्यों? क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। तो इधर देखो, लजा, लजा मतलब लेप्टोनिन, ज मतलब जाइगोटिन, पाद पैकेटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस बताओ वाला। याद हो जाएगा। लजाक पाद किसका है? किसका है? तो अर्धसूत्री विभाजन का है। पीमत किसका है? समसूत्री विभाजन है। लजाक पाद अर्धसूत्री विभाजन। हो गया याद कि नहीं हुआ? ठीक। चलिए अब बताते हैं आपको लेप्टोनिन क्या होता है, ठीक। ये जो लेप्टोनिन होता है ना, इसमें जो गुणसूत्र होते हैं इस अवस्था में, लेप्टोनिन अवस्था में गुणसूत्र जो होते हैं एकदम उलझे हुए अवस्था में रहते हैं, ठीक है। पतले धागे जैसे दिखते रहते हैं। सेम देखो, याद करो प्रोफेज का, याद आ रहा है जी? उसमें भी गुणसूत्र एक दूसरे से क्या रह रहे थे? झुंड में थे और गिना नहीं जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा? ये जो है उलझे रहेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। कैसे उलझे रहेंगे? ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो पहला अवस्था है इसका क्या चीज? लेप्टोनिन में लपटे रहते हैं, समझ जाओ। उलझे रहने का मतलब लपटे रहते हैं, क्योंकि लेप्टोनिन है तो इसलिए क्या रहते हैं लोग? लपटे रहते हैं, मतलब पतले धागे के रूप में क्या रहते हैं? उलझे रहते हैं। और उस उलझे हुए धागे को ही क्या बोला जाता है? क्रोमेनिटा। क्या बोला जाता है? क्रोमेटिन सुने हो जी? बस क्रोमेटिन जो धागा होगा ऐसे 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 रहता है, पूरा उलझे हुए रहता है। उसी क्रोमेटिन धागा का पहला जो भाग होता है, पहले जो अवस्था रहती है, उसे क्या बोला जाता है? लेप्टोनिन। जैसे जो दिखाई दे रहा होगा एकदम, देखो इसमें पूरी तरह से क्या है? एकदम से पूरा उलझा हुआ है। तो दो भागों में अगर उसको अलग करेगा तो कौन करेगा? सेंट्रोमियर करेगा। यह कौन सी अवस्था है? लेप्टोनिन अवस्था है। बताओ कोई दिक्कत है लेप्टोनिन में? लेप्टोनिन मतलब लपटे रहते हैं, लपटे रहते हैं मतलब उलझे रहते हैं, उलझे रहते हैं मतलब कौन? गुणसूत्र। ओके है कि नहीं? बताइए। दूसरा नंबर हमने बोला जाइगोटिन। क्या बोला? जाइगोटिन। अब याद रखिएगा, हमने उसमें भी देखा था, जब भी याद करो उसको रिलेट करके पढ़ना है ना। इसमें गुणसूत्र उलझे हुए हैं, उसमें पहला अवस्था क्या था? झुंड में थे, गिना नहीं जा रहा था। लेकिन मेटा अवस्था जब आया तो याद करो वो लाइन में आ गया था, ठीक है, लाइन में आ गया था। अब जो है इसमें उलझा रहेगा तो ये क्या करेगा? ये भी लाइन में आना चालू हो जाएगा, मतलब युग में बनाना चालू कर देगा, मतलब जोड़ी बनाना चालू कर देगा। तो जोड़ी कौन सा अवस्था में बनाया जाता है?
तो जाइगोटिन अवस्था में युग्म बनाना चालू कर देता है। मतलब समान समान गुणसूत्र जहां पे भी दिखेंगे उसका क्या बनाना चालू कर देगा, युग्म बनाना चालू कर देगा। कौन, जाइगोटिन। कौन, जाइगोटिन। ओके है कि नहीं बताइए। ठीक है, क्या करेंगे, गुणसूत्र बनाना चालू कर देंगे जाइगोटिन में। ठीक, अब चलिए हम तीसरा अवस्था देखते हैं, कौन सा, पैकेटिन। क्या याद रखना है, पैकेटिन। अब बताइए समजात गुणसूत्र का निर्माण कौन करता है, निर्माण करना चालू, बनाना चालू कौन करता है, जाइगोटिन। ठीक है, कौन सा टीन, जाइगोटिन। चलो जाइए गुणसूत्र बनाइए, जाइए गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र बनाइए, युग्म बनाइए। कौन बनाएगा, जाइगोटिन। लेकिन पैकेटिन जो है इसमें जो अब जो समजात गुणसूत्र बनना था वो क्या हो जाता है, बनना पूर्ण हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और जब बनना कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो है पैक होना चालू हो जाते हैं। क्या होना चालू हो जाते हैं, पैक होना, क्योंकि पैकेटिन है तो क्या होना चालू हो जाते हैं, पैक होना चालू हो जाते हैं। अब पैक होना कैसे चालू हो जाते हैं सर, तो जैसे देखिए ये जो अलग अलग समजात गुणसूत्र बना है दिखाई दे रहा होगा जाइगोटिन में। ठीक है, तो जब ये जो है जो दोनों है आपस में मिलना चालू हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ पैक होना चालू हो जाएंगे, मतलब पैकेटिन बनाएंगे। ठीक है, तो जब ऐसे देखिए ये एक है, ये कौन सा अवस्था है, ये जाइगोटिन है, दो समजात गुणसूत्र बनाए। अब जो दो समजात गुणसूत्र आपस में क्या हो जाएंगे, पैक होना चालू होंगे। पैक होना चालू हो जाएंगे तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, ऐसे को क्या बोला जाता है, ऐसे पैक होना चालू हो गए, क्रॉस हो गए, तो इसी कारण इसमें जीन विनिमय हो जाता है जिसे बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर। तो पूछे कि पैकेटिन पैक होंगे तो क्या होगा, क्रॉस होगा, और क्रॉस होगा मतलब पैक मारेंगे, ये याद रखना है, पैक मारेंगे तो लड़ाई झगड़ा होंगे, क्रॉस होंगे ताड़ तीड़ चलेगा। इसलिए क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में बनता है, तो याद रखना है आपको पैकेटिन किस में बनता है, पैकेटिन। अब बताइए जब जीन विनिमय होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, तो जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो उसमें विविधता भी तो पाई जाएगी ना। क्रॉसिंग ओवर के अकॉर्डिंग भाई गुणसूत्र जाके बनाएगा, बनाने के बाद उसका निर्माण करेगा, निर्माण करने के बाद उसमें जो है क्रॉसिंग ओवर करेगा, गुणसूत्र को बताएगा कि एक तुम्हारा है एक तुम्हारा है, तो उसमें गुणसूत्र में विविधता भी आएगा। मतलब जीन विनिमय में क्रॉसिंग ओवर में विविधता अगर कोई लाता है तो कौन से स्टेज में आता है, पैकेटिन में। बताइए समझ में आया कि नहीं। चलिए अब समझिएगा जो आपका डिप्लोटिन है, कौन सा टिन है, डिप्लोटिन। डिप्लोटिन को याद रखना है आपका जो समजात गुणसूत्र जो रहते हैं। अब देखो ये क्रॉसिंग ओवर हो गए, ठीक है, क्या हो गए, क्रॉसिंग ओवर हो गए, तो जो डिप्लोटिन है वो क्या करता है, दोनों को अलग अलग कराने का काम करेगा। भाई वो साथ में पीने बैठे, पैक मारने, कौन सा अवस्था में, पैकेटिन में। क्रॉसिंग ओवर हुए, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो समजात गुणसूत्र, एक ही भाई हैं उन लोग, एक ही दोस्त हैं, उन दोस्तों को अलग कराने का काम अगर करेगा तो कौन करेगा, डिप्लोटिन। कौन करेगा, डिप्लोटिन। मतलब दो भागों में डिप कर देगा, अलग कर देगा। तो समजात गुणसूत्र को अलग करने का काम डिप्लोटिन, और समजात युग्म बनाने का काम कौन, जाइगोटिन। ओके है कि नहीं बताइए। चलिए अब समझते हैं अपन डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस क्या होता है सर, तो इसमें जो समान जो गुणसूत्र है उसमें अलग होने लगते हैं, किसमें, डिप्लोटिन में, लेकिन अलग हो जाते हैं कंप्लीट रूप से, कौन से अवस्था में, तो डाइकाइनेसिस में। डी से डिप्लोटिन, डिप्लोटिन क्या कर रहा था, अलग हो रहा था इस अवस्था में, लेकिन इसमें पूर्ण अलग हो जाते हैं, और जब पूर्ण अलग हो जाएंगे तो स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण हो जाता है। क्यों निर्माण होता है, क्योंकि अर्धसूत्रीय विभाजन में 4 संतति कोशिका विभाजित करना है, बनाना है, इसलिए। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहला लाजा के पाठ, ठीक, लजा के पाठ, ठीक। तो लजाक में पहला लेप्टोनिन, लेप्टोनिन में हमने बोला उलझी हुई अवस्थाएं रहती है,
ठीक है। इसमें जो क्रोमोसोम्स कैसे रहते हैं, पतले धागे के रूप में उलझे हुए रहते हैं और इस धागों क्या बोलते हैं, क्रोमेनुटा, ठीक है, क्रोमैटिन, या फिर जो धागों के बीच में जो डॉट रहता है जो अलग करने का काम करता है, जो उपस्थित रहता है उसे बोला जाता है सेंट्रोमियर। फिर हमने दूसरा अवस्था देखा, कौन सा अवस्था देखा, तो जाइगोटिन देखा। जाइगोटिन में हमने बोला कि जो समजात गुणसूत्र हैं वो क्या होना चालू हो जाते हैं, युग्म बनाना चालू हो जाते हैं। देखो दिखाई दे रहा होगा, युग्म बनाना चालू कर देते हैं, ठीक है। और जब युग्म बनाना चालू कर देते हैं, काम केवल जाइगोटिन का, जा युग्म बना, जा युग्म बना, इसलिए जाइगोटिन। ओके, फिर हमने बोला पैकेटिन को बोला, ये जो पैकेटिन है जो युग्म बनाने का काम रहता है, इसमें जो युग्म बनाने का काम इसमें चालू रहता है, इसमें क्या हो जाता है, वो पूर्ण हो जाता है। और जब पूर्ण हो जाएगा तो इसी में के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, और क्रॉसिंग ओवर होगा तो जो जीन विनिमय है उसमें विविधता आएगी। हमने बोला पैक मारते हैं इसलिए लड़ाई झगड़ा होते हैं, क्रॉस होते हैं, क्रॉस होने पर क्रॉसिंग ओवर बनाते हैं, और क्रॉसिंग ओवर बनाएंगे तो इसमें विविधता भी बढ़ेगी, लड़ाई झगड़ा के तरीके भी बनेंगे पैक मारने के बाद। सेम कहानी इसमें भी होता है। फिर आपने बोला डिप्लोटिन। अब डिप्लो मतलब होता है डिप्ले, डिप्ले भैया ते अलग हो जा, डिलीट हो जा, क्या हो जा, डिलीट हो जा। मतलब जो युग्म बना था अब उसको जो है, उस युग्म को जो समजात गुणसूत्र का युग्म था इसी डिप्लोटिन में अलग होना शुरू कर देते हैं। क्या होना शुरू कर जाते हैं, अलग होना शुरू हो जाते हैं। देखिए भले ये अलग अलग हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, बस इतने काम है इसका डिप्लोटिन। फिर डाइकाइनेसिस क्या करता है, इसमें पूरी तरह से देखो अलग हो जाते हैं। अलग हो जाने के बाद इसमें ये देखो स्प्लिंडर फाइबर बनना चालू हो जा रहा है, ये ठीक है, क्या बनना चालू हो गया, स्प्लिंडर फाइबर। और स्प्लिंडर फाइबर यदि जब बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 4 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। उम्मीद करते हैं आपको कोशिका विभाजन का पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा, बहुत टफ टॉपिक है, हम कोशिश किए हैं कि जितना ज़्यादा हो सके हम आसान शब्दों में आपके पास पेश करें। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन होगा उसको टन बजाना मत भूलिएगा, ठीक है। आज का वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।